हेलो फ्रेंड्स, एजियन सभ्यता पार्ट 3 के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। यूनान, क्रीट, साइक्लेडस और ट्राय, ये जो 4 क्षेत्र थे एजियन सी के किनारे जो विकसित हुई प्रारंभिक सभ्यता थी और आगे चल करके वो क्लासिकल यूनानी सभ्यता के रूप में परिवर्तित हुई, उसके कला और संस्कृत के विकास के संबंध में आज हम अध्ययन करने चल रहे हैं। एजियन सभ्यता का आपने विकास देख लिया था, किस प्रकार इन चारों क्षेत्रों में एजियन सभ्यता का विकास हुआ। अब कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में और साथ साथ वहाँ पर चित्रकला के साथ साथ दर्शन और धर्म के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, उसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, कला एक ऐसा क्षेत्र है जो एजियन सभ्यता के बारे में जानने के लिए सबसे उत्कृष्ट और सबसे अधिक ज्ञात पक्ष है, क्योंकि उस समय के जो चित्रकला के नमूने हैं, जो मूर्तिकला है या स्थापत्य कला है, उन सब के जो प्राप्त अवशेष हैं, उनसे उस सभ्यता के बारे में एक बेहतर समझ विकसित होती है और उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो एजियन सभ्यता के बारे में वहाँ के जो कला के नमूने हैं, जो प्राप्त अवशेष हैं, उनसे एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, एजियन संस्कृति की जो कला थी वो सर्वजनीय कला है। अगर उसको एक शब्द में कहें, सर्वजनीय कला है। नंबर 2, दूसरी विशेषता इसकी है लघुता, इसकी विशेषता है। 2 शब्द ये बड़े कीवर्ड है, सर्वजनीय और लघुता। देखिए, जो एजियन क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित हुई, इसी समय की जो समकालीन दूसरी सभ्यताएं थी, जैसे असीरिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, तो वो सभ्यताएं ऐसी थी जिन्होंने राज्य के गौरव और धर्म के गौरव के विकास के लिए रूढ़िवादी परंपराओं से बंधकर अपनी चित्रकला की शैली का विकास किया। वहाँ की जो कलाएं हैं, वो कलाएं राज और धर्म के गौरव की अभिव्यक्ति करती हैं और रूढ़िगत बंधनों से बंधी हुई हैं। जबकि एजियन क्षेत्र की जो कला है वो सर्वजनीय है, मतलब वो जनसाधारण और जो राज्य है, इन दोनों की अभिव्यक्ति करती है। राज्य और जनसाधारण दोनों की बराबर अभिव्यक्ति करती है। असीरिया और मिस्र की सभ्यता में राज्य के वैभव को बढ़ा करके दिखाया गया है, उसको चित्रित किया गया है, धर्म को गौरवान्वित किया गया है, बंधनों से, वो रूढ़िगत बंधनों से बंधी हुई है। जबकि एजियन क्षेत्र की जो संस्कृति है उसने जनसाधारण को अपना विषय बनाया है, राज्य को भी अपने विषय बनाया है और ये बंधन मुक्त है। इस समय के कलाकारों ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। जीवंत चित्रण। और मानव व पशु दोनों को इन्होंने चित्रित किया है। तो बहुत ही अतिरंजित, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जीवन के विभिन्न भावों को इन्होंने अपने चित्रों में उकेरा है। अच्छा, इन्होंने दूसरी अन्य सभ्यताओं से कुछ अच्छी बातें ली भी हैं, लेकिन इन्होंने नकल नहीं की, उसको मौलिकता में प्रस्तुत किया है। तो इनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि मौलिकता को बनाए रखा है। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने जो दूसरी सभ्यताओं की अच्छी बातों को लिया है, उसका अंधा अनुकरण नहीं किया है। इनकी दूसरी विशेषता है लघुता। इनकी स्थापत्य और मूर्तिकला के क्षेत्र की जो दूसरी विशेषता है वो लघुता। इन्होंने मिस्र के समकालीन जो मिस्र की सभ्यता थी, उनके कलाकारों की तरह बड़ी बड़ी पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया है। इन्होंने छोटी छोटी लघु पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण किया है, लघु मूर्तियां बनाई हैं। तस्तरिया, मोहर, प्याले,
फूलदान, इनका निर्माण किया। ये छोटे छोटे पात्रों का निर्माण किया है। बड़े पात्र या बड़ी मूर्तियों का निर्माण मिस्र की तरह इन्होंने नहीं किया है। इस प्रकार इनकी जो मूर्ति कला है वो लघुता से संबंधित है। छोटी छोटी पीसेस इन्होंने बहुत अच्छे डेकोरेटिव पार्ट्स अच्छे अच्छे बनाए हैं, डेकोरेटिव फ्लावर्स प्लॉट बनाए हैं, तस्तरियाँ बनाई हैं। और इनका जो मीडियम रहा है, जिस मीडियम में इन्होंने बनाया है, किस माध्यम से इन मूर्तियों को बनाया है, मिट्टी है, हस्तदंत है, धातु है, सेल खड़ी है और पत्थर है। इन चीजों से इन्होंने अपनी मूर्तियों का निर्माण किया है। तो ये इनका माध्यम रहा है। अब कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण जो मूर्तियों के रूप में यहाँ के लोगों की जो शिल्पकारिता है, जो लोगों की समझ थी, उसका जो वर्णन मिलता है, उसको देखिए कि इनके द्वारा जो बहुत ही खूबसूरत नायाब मूर्तियाँ बनाई गई हैं, या जो इनके द्वारा बनाए गए ऐसे भित्तिचित्र हैं, वो कौन से हैं, इसका एक उदाहरण देखिए आप। यहाँ से एक ऐसी मूर्ति मिली है जो 6 इंच की है और वो हाथी दांत की बनी हुई है। वो मूर्ति आजकल बोस्टन संग्रहालय में है। बोस्टन संग्रहालय में है, हाथी दांत की बनी है, हस्तदंत से बनी हुई है और वो नाग देवी की प्रतिमा कही जाती है या किसी पुजारी की प्रतिमा है। कोई ऐसी पुजारिन है या नाग देवी है, वो एक स्त्री मूर्ति है और उस स्त्री मूर्ति के दोनों हाथों में सर्प है। उसने स्वर्ण पत्र से बना हुआ एक स्कर्ट, ब्लाउज और झालरदार लहंगा, ऐसा स्कर्ट जो झालरदार है, उसको पहना हुआ है। उसके दोनों हाथों में सर्प है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नाग देवी की प्रतिमा है, कुछ लोग कहते हैं कि संभवतः यह किसी पुजारिन की प्रतिमा है। तो इस प्रकार की ऐसी प्रतिमा जो हाथी दांत से बनी हुई है और उसका श्रृंगार, उसके वस्त्रों का निर्माण स्वर्ण निर्मित पात्रों से किया गया है। एक ऐसी दूसरी मूर्ति जो हेगिया के ट्रियाड्रा से प्राप्त हुई है, वो कैसी है? हेगिया के ट्रियाड्रा यहां से प्राप्त हुई, उसको कहते हैं हार्वेस्टर्स बेस। हार्वेस्टर्स बेस, किसानों का पात्र। उस मूर्ति की विशेषता यह है कि एक आगे आगे पुजारी जैसा आदमी बना हुआ है जिसके सर पर बाल नहीं है और उसके हाथ में एक वाद्य यंत्र है। पीछे कृषकों की एक टोली है और वो टोली उस वाद्य यंत्र की संगीत की धुन के ऊपर नाचती गाती चली आ रही है। तो ऐसे हार्वेस्टर्स बेस को जो चित्रित किया गया है वो ट्रियाड्रा से प्राप्त हुआ है। तो एक समूह जो पुजारी के नेतृत्व में चल रहा है और वो संगीत की धुन के ऊपर नाचता थिरकता हुआ चल रहा है, उसका चित्रांकन बहुत ही सहजता के साथ किया गया है। इसी तरह एक और राजा का पात्र है। किंग्स बेस। किंग्स बेस में क्या है कि राजा अपने योद्धाओं का स्वागत कर रहा है और योद्धाओं को जब वो विदा कर रहा है तो योद्धा उसके सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हुए। तो इसे राजा के पात्र के नाम से जाना गया है। राजा के पात्र की विशेषता एक और है, इसमें योद्धा टेंशन मुद्रा में खड़े हैं, सैनिक पीछे हैं, पंक्तिबद्ध हैं और इनके जो वस्त्र आदि हैं वो पारदर्शी, जैसे यूनानी सभ्यता में पारदर्शी वस्त्र पहने जाते थे, इस प्रकार के पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किया गया है। और ये मूर्ति जो है स्टेटाइट से बनी हुई है। सेलखड़ी या स्टेटाइट, यह जिसको सेलखड़ी कहते हैं। इसी तरह एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको कि बॉक्सर्स बेस कहते हैं। बॉक्सर्स बेस, मुष्टिकायुद्ध, मुक्केबाजी। इस मूर्ति में मुक्के का प्रहार
मुक्के के प्रहार से अपनी सुरक्षा करना, मुक्के के प्रहार से आहत हो जाना, और बाद में जो मुक्के के प्रहार के बाद जो विजयोन्माद है उसको दिखाया गया है। तो 4 स्थितियों का अंकन बॉक्सर्स बेस में किया गया है। बॉक्सर्स बेस, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, जानवरों के साथ युद्ध, पराक्रम वाले, पुरुषार्थ वाले कार्य, लड़ाई झगड़े वाले कार्य, इस प्रकार के कार्य एजियन क्षेत्र में शुरू से ही लोगों के मनोरंजन के केंद्र थे, और लोगों को, पुरुषों को विशेष करके, साथ साथ महिलाओं को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे उनमें युद्ध कला और इस प्रकार के वीरता के कर्तव्य विकसित हो। तो बॉक्सर्स बेस में इस प्रकार के मुक्केबाजी की 4 स्थितियों का अंकन किया गया है। इन मूर्तियों में, या पहले के जो मैंने चित्र बताए, इन चित्रों में जो सहजता के साथ आम जीवन से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको इतनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया गया है, या मूर्ति का रूप दिया गया है, जो यहाँ के लोगों के कला से संबंधित ज्ञान का परिचय तो है ही, साथ साथ यहाँ के लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी देने में सहायक है। स्पार्टा के पास बाफियों से 2 ऐसे सोने के ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं, स्वर्ण निर्मित पात्र हैं, सोने के प्याले हैं, स्वर्ण निर्मित प्याले हैं, वो बाफियों से प्राप्त हुए हैं। बाफियों कहाँ है? स्पार्टा के पास। तो स्वर्ण निर्मित प्याले हैं, इन प्यालों के ऊपर 2 जंगली वृषभ के चित्र हैं, जिनको कि बहुत खूबसूरती से इसके ऊपर अंकित किया गया है। तो सोने के बने हुए छोटे छोटे प्याले, जो संभवतः कुछ लोग कहते हैं कि यहीं के कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संभवतः वो क्रीट से आयात किए गए थे। तो स्पार्टा से प्राप्त होने वाले ये जो 2 स्वर्ण निर्मित प्याले हैं, जिन पर वृषभ की प्रतिमाएं अंकित हैं, यहाँ की जो मूर्ति कला है उसके नमूने और धातु विज्ञान के बारे में उनके ज्ञान का परिचय देते हैं। अब देखिए कि यहाँ की जो चित्रकला है, चित्रकला किस तरह की थी। जो एजियन क्षेत्र की चित्रकला है वो अपने समकालीन कांस्य युगीन सभ्यताओं में सबसे बढ़िया चित्रकला के नमूने हैं, और उस चित्रकला में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं की झांकी को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ के जो चित्र हैं उन चित्रों में विभिन्न ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है, और मनुष्यों के साथ साथ विभिन्न पशुओं, पशु पक्षियों, इन सब को चित्रित किया गया है। और इनके चित्रों में ज़्यादा यथार्थता को चित्रित करने का प्रयास नहीं किया गया है, मतलब यथार्थता से दूर है। कुछ चित्रकार चित्रों को बिल्कुल हूबहू चित्रित करते हैं, लेकिन यहाँ के जो चित्रकार हैं उन्होंने चित्रों को यथार्थता से चित्रित नहीं किया है। अगर उनको लगता है कि कोई चित्र ऐसे बनाने से अच्छा लगेगा तो उसको उन्होंने उस तरह से चित्रित किया है। मैंने बताया कि ये बंधन मुक्त थे। अगर इनको लगता है कि कोई मनुष्य उल्टा लटका हुआ अच्छा लगेगा तो इन्होंने उसको उल्टा लटका हुआ बनाया है। अगर गुलाब को काला रंग या गुलाब को किसी दूसरे रंग से अच्छा दिखता है तो उसको उन्होंने उस रंग से चित्रित किया है। ऐसा नहीं गुलाब को हमेशा लाल रंग से चित्रित किया हो। तो इस प्रकार इन्होंने इन बंधनों से मुक्त होकर के चित्रों को इस तरह से बनाया है जिससे कि वो प्रभावी लग सके। इन्होंने चित्रों को बनाया कैसे? ये क्या करते थे, गीले प्लास्टर के ऊपर चूने का लेप कर देते थे, फिर उसके ऊपर चित्र बनाते थे और फिर उसमें रंगों को भरने का काम करते थे। तो गीले प्लास्टर पर चूने का लेप कर इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। तो प्राकृतिक दृश्य उनका निर्माण किया है, वनस्पतियों का निर्माण किया है, मनुष्यों का निर्माण किया है, जीव व पशु पक्षी सहित ऐसे जलीय जीव, मछली आदि का भी चित्रांकन किया है। इन्होंने मछली को उड़ते हुए दिखाया है।
इसी प्रकार एक काली बिल्ली को कबूतर का शिकार करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया है। तो इस प्रकार पशु पक्षियों मनुष्यों को इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी चित्रकला में स्थान दिया है। मनुष्यों में स्त्री और पुरुष को इन्होंने अलग अलग रंग से चित्रित किया है जिससे कि उनकी पहचान हो सके। मनुष्यों के लिए इन्होंने पुरुष के लिए काले और लाल रंग इसका प्रयोग किया है। इसी तरह स्त्रियों के लिए इन्होंने श्वेत और पीले रंग से स्त्रियों को चित्रित किया है। स्त्री श्वेत व पीले रंग से। उस समय का एक बड़ा विशेष नमूना है एक कप बेरर, प्याले को उठाए हुए एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जिसने कि एक बड़ा सा प्याला उठा रखा है। उसका शरीर श्याम वर्ण का है और उसके हाथ में कलाई पर उसने एक मुद्रा को धारण कर रखा है। तो कप बेरर ये नायाब चित्रकला का नमूना है उस समय का। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों में भित्ति चित्र भी बनाए हैं जिसमें सैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रांकन है। तो माइसीनियन युग में ऐसे भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया गया है जिसमें सैनिक जीवन की विशेषताओं का उसके झलक का प्रस्तुतिकरण इन भित्ति चित्रों के माध्यम से किया गया है। तो ये हो गई चित्रकला और मूर्तिकला। यहाँ की जो तीसरी कला है मृदभांड, मिट्टी के बनने वाले बर्तन या धातु के बनने वाले बर्तन। मृदभांड किस तरह से बनाए जाते थे उसको भी देखिए। यहाँ से प्राप्त जो प्राचीन मिनोअन युग के बर्तन हैं वो तो जो कुंभकार थे बर्तन बनाने वाले थे वो हाथ से बनाते थे, तो वो उतने खूबसूरत नहीं बनते थे। लेकिन मध्य मिनोअन युग तक आते आते जो कुंभकार थे उन लोगों ने चाक से बर्तनों का प्रयोग चालू कर दिया। तो यहाँ के जो मृदभांड हैं वो चाक से बने हुए और भट्ठी पर पके हुए थे। ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनको कि चाक से बनाया गया, मिट्टी की भट्टियों पर आग से उनको अच्छी तरह से पकाया गया और उसके बाद उनको चित्रित किया गया। तो जो बर्तनों के ऊपर जो लेप है कलर का वो काले रंग से पुते हुए बर्तन और उसके ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी, ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हैं, वनस्पतियों की आकृति बनी है, जीवों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, या लाल रंग से उनके ऊपर ऐसी रेखाएं, काली पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद या लाल रंग की सर्पिल रेखाएं हैं। कुछ वनस्पतियों के नमूने उस पर चित्रित हैं और इन मिट्टी के बर्तनों को बहुत ही सुडौल, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था। इतने पतले होते थे कि ये धातु के बने हुए बर्तनों की तरह होते थे। जो मिट्टी की बनी हुई परत है उसको इतना सुंदर, सुडौल और पतला बनाया जाता था, कई बार इनकी बर्तनों को देख करके लगता था कि वो मिट्टी की परत ना हो बल्कि अंडे के छिलके जैसे हों। इसलिए इनको कहा गया कि मिट्टी के बर्तन तो लगते नहीं, लगता है कि अंडे के छिलके हैं। इतनी पतली सतह वाले ऐसे सुंदर बर्तनों का निर्माण इस समय में चाक के द्वारा इन लोगों ने किया और उसके ऊपर सुंदर सुंदर नमूने बनाए। और जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें इन लोगों ने बनाया क्या, बड़े बड़े घड़े बनाए, प्याले बनाए, तस्तरियाँ बनाई। इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण इन्होंने किया जो लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ की जो वास्तुकला थी, वास्तुकला किस प्रकार की थी। जो शहरी क्षेत्र विकसित हुए उनमें किस प्रकार के भवन बनाए गए, कौन से ऐसे शहर थे और साथ साथ वहाँ का सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, इसको देखते हैं। तो यहाँ की वास्तुकला या स्थापत्य कला, वास्तुकला के नमूने हमको यहाँ के नगरों से प्राप्त होते हैं। जो नगरों के अवशेष मिले हैं उनसे वास्तुकला के कुछ नमूने प्राप्त होते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भवनों के अवशेष मिले हैं, इस तरह के भवनों के अवशेष यहाँ पर उस समय के उपलब्ध नहीं होते। हालांकि कुछ ऐसे नगर जैसे गुर्निया है, हेंगिया है, ट्रियांडा है, इन स्थानों पर कुछ जो खुदाई हुई है वहाँ सामान्य लोगों के भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कुछ खंडहर प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन अवशेषों से जो यहाँ की वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ की जो वास्तुकला है वो यहाँ के जो नगर हैं
जैसे फेस्टास है, नोसोस है, हेंगिया है, ट्रिनाडा है, ट्राय है, माइसिनी है, टिरीन्स है। ये नगर, इन नगरों में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं या यहाँ के नगरों में जो भित्त चित्र प्राप्त हुए हैं, उन भित्त चित्रों में मकानों को 2 से 3 मंजिल ऊंचा, मकानों में बालकनी, बहुत सुंदर सुंदर स्तंभदार बरामदे, इस प्रकार के जो वास्तु संरचना है उसको देख करके लगता है कि इन लोगों ने बड़े आलीशान और खूबसूरत मकानों का निर्माण किया था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में इनकी जो पारंगतता थी, जो इनकी कुशलता थी, वो अपने आप में अद्भुत थे। यहाँ के जो कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें नोसोस का 6 एकड़ में फैला हुआ जो राजमहल है, उसमें कई मकानों के अवशेष प्राप्त होते हैं। भंडार गृह है, जो सिंहासन जहाँ रखा था राज दरबार का कक्ष है, राजा का निवास है, और पाठशाला है, राजकीय कक्ष है, सीढ़ीदार मंडप है, ये सब वहाँ से प्राप्त हुए। तो नोसोस का जो राजमहल है, नोसोस से प्राप्त होने वाला राजमहल जो 6 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर ऐसे राजकीय कार्यालय या भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार का वास्तु विज्ञान इनका था। यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें एक है हॉल ऑफ कोलोनेट। हॉल ऑफ कोलोनेट मतलब काष्ठ से बना हुआ विशाल स्तंभ वाला हॉल। एक ऐसा हॉल जिसके जो पिलर्स हैं, जो उसके स्तंभ हैं, काठ से निर्मित हैं। इसी तरह एक और है हॉल ऑफ द डबल एक्स। याद करिए, यहाँ का देवता था जीएस, 2 परस वाले देवता, उसके नाम से ये हॉल बना है, जिसमें दीवार पर उसकी प्रतिमा अंकित है। तो हॉल ऑफ द जीएस या हॉल ऑफ द डबल एक्स उसके नाम से जानते हैं। इसी तरह इस ग्रांड स्टेयरकेस, द ग्रांड स्टेयर्स केस, मैंने बताया कि यहाँ जो राजमहल में एक सीढ़ीदार मंडप प्राप्त हुआ है, जिसमें कई सीढ़ियाँ हैं और विशाल मंडप का निर्माण किया है। तो ऐसे जो ये नमूने प्राप्त हुए हैं, ग्रांड स्टेयरकेस, हॉल ऑफ द डबल एक्स, हॉल ऑफ कोलोनेट, इनसे यहाँ के भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भवनों का निर्माण बहुत आलीशान तरीके से किया गया था, पत्थरों से किया गया था, उनके ऊपर चूने का प्लास्टर है, साथ ही साथ काष्ठ से भी भवनों के निर्माण में सहायता ली गई है। अब यहाँ की जो लिपि थी, लिखने की जो शैली थी, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो लिपि, चूंकि एजियन क्षेत्र में यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि के ऊपर नहीं निर्भर थे, वो लोग व्यापार करते थे, तो इसलिए व्यापार का जब विकास हुआ तो विनिमय के विकास के साथ एक ऐसी भाषा और लिपि की आवश्यकता हुई जिससे कि व्यापार के से संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लिखा जा सके, उनके बारे में सब दस्तावेज तैयार रखे जा सके। तो इसलिए लिपि का विकास हुआ। व्यापार के विकास के साथ लिपि का विकास जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की जो प्रारंभिक लिपि है वो हेरोग्लिफिक लिपि है। हेरोग्लिफिक लिपि, हेरोग्लिफिक लिपि या चित्राक्षर लिपि। तो चित्र के रूप में यहाँ के चित्राक्षर अक्षरों को लिखा जाता था। ये उसी प्रकार के जैसे बेबीलोन की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें गीली मिट्टी की पट्टियों पर यूनिफॉर्म लिपि होती थी, एक नुकीले सरकंडे की नोक से अक्षरों को लिखा जाता था। इसी प्रकार यहाँ के लोग भी मिट्टी की पट्टियों पर, मिट्टी की पट्टी पर अक्षरों को लिखते थे। बिल्कुल बेबीलोन की तरह ही इन्होंने गीली मिट्टी की पट्टियों को लिखने का माध्यम बनाया और उस पर
स्टाइलिश से लिखने का काम करते थे। नुकीले एक तेज सरकंडे की कलम जैसे नोक से उस पर अक्षरों को खोद देने का काम करते थे और इसमें लगभग 135 चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो 135 चिन्ह ऐसे हैं। ये जो लिपि है उसके ऊपर मिस्र और हित्ती इन दोनों सभ्यताओं का प्रभाव है, क्योंकि बहुत से जो चित्रों के नमूने हैं, बहुत से ऐसे जो चित्र हैं वो मिस्र की सभ्यता और हित्ती सभ्यता के साथ मिलते जुलते हैं। तो ये जो चिन्ह हैं इनके ऊपर मिस्री और हित्ती इन दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे चल करके मध्य मिनोन युग में आते आते यहाँ के जो चित्र के नमूने थे, लिपि के नमूने थे, उसमें रेखीय प्रभाव आ गया। लाइनर ए, मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है, यहाँ के जो लिपि थी उसमें लाइनर ए का विकास हो गया। लाइनियर ए में जो लाइनियर ए लिपि थी इसमें 90 ऐसे अक्षर होते थे और इन चिन्हों को बाएं से दाएं, जैसे हम लिखते हैं इस तरह से लिखा जाता था, और पहली पंक्ति तो बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं, इधर इस तरह से लिखी जाती थी। ध्यान रखिए, जो मध्य मिनोअन युग है उसमें ऐसी लाइनर ए में लिपि को लिखा गया जो बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आगे चल करके जब माइसियन युग हुआ तो माइसिनियों के समय में लाइनियर बी का प्रयोग किया गया। माइसिनियों के समय में लाइनियर बी इसका प्रयोग हुआ और लाइनियर बी में 64 अक्षर थे, अक्षर कम हो गए। लाइनियर बी का नमूना आप देख लीजिए। लाइनियर ए और लाइनियर बी दोनों के नमूने आपके सामने। पहले वाले में 90 चिन्ह थे, दूसरे वाले में 64 चिन्ह हो गए। तो इस प्रकार लाइनियर बी में माइसिनियों के समय में अक्षरों को लिखा जाने लगा। अच्छा, ये जो आपने नमूने देखे, इन नमूने प्राप्त कहाँ से हुए? नोसोस से, माइसिनी से, पायलोस से। इन जो शहर हैं, इन शहरों से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जिसमें लाइनियर ए और लाइनियर बी में ऐसे अभिलेख खुदे हुए। तो नोसोस वो शहर था, पायलोस और माइसिनी, इन तीनों स्थानों से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिससे पता लगता है कि इस प्रकार की लिपि का प्रयोग ये लोग करते थे। जो लाइनियर बी है, लाइनियर बी में ज़्यादातर इन्होंने जो वस्तुओं की सूची है, भंडार गृहों में जो वस्तुओं की सूची होती थी उसको लिखने के काम में इन्होंने प्रयोग किया है। इनके जो लेख हैं उन लेखों से पता लगता है कि इनको गणित का ज्ञान था, दशमलव पद्धति का ज्ञान था, माप तौल का, भार नापने का ज्ञान था और पंचांग का ज्ञान था। पंचांग सूर्य चंद्रमा की गतियों के बारे में इनको जानकारी थी, तो पंचांग का ज्ञान हो गया था। एक वजह से व्यापार में जब चीज़ों का आदान प्रदान होता था तो इन्होंने अंक गणना विकसित कर ली थी। इंजीनियरिंग का ज्ञान इनको बढ़िया था। साथ ही साथ ये कुशल नाविक भी थे। इंजीनियरिंग का ज्ञान का एक बड़ा अच्छा उदाहरण वहाँ के आख्यानों में प्राप्त होता है। आख्यान कुछ इस प्रकार का है कि मिनोस का जो प्रधान मूर्तिकार था जिसका नाम था देदालुस, देदालुस ने एक बड़ी सुंदर भूल भुलैया बनाई जिसको लेवायरित कहते हैं, और वो भूल भुलैया बड़ी चित्रित भूल भुलैया थी। तो ये एक ऐसा भव्य भवन था। उसी भवन में मिनोस ने मिनोटोर को बंदी बना दिया था। आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है कि मिनोटोर कौन था, तो उस मिनोटोर को उसमें बंदी बना दिया गया। याद करिए, राजा मिनोस की पत्नी पेसिफे पोसीदन देवता के शाप के कारण देवी वृषभ से प्रेम करने लगी और उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो मिनोटोर था, जो नर वृषभ के रूप में था। तो इसको मिनोस ने इसी देदालुस द्वारा बनाई गई भूल भुलैया में बंदी बना दिया। लेकिन आगे चल करके मिनोस और देदालुस के बीच कुछ इस प्रकार का भ्रम का वातावरण हुआ और मिनोस ने देदालुस और उसके पुत्र दोनों को इसी भूल भुलैया में
कैद कर दिया। जो भूल भुलैया उसने बनाई थी, जो बहुत ही नायाब थी, उसमें डेडालुस और उसके पुत्र दोनों को कैद कर लिया गया। उसके पुत्र का नाम था इकारोस। उस भूल भुलैया में रहते हुए डेडालुस, तो जो कि बहुत अच्छा इंजीनियर था, उसने इतनी सुंदर भूल भुलैया बनाई थी, तो उसने उस भूल भुलैया से निकलने के लिए अपने लिए तथा अपने पुत्र इकारोस के लिए ऐसे पंख बना दिए और वो दोनों उस भूल भुलैया से निकल चलते। उसने अपने पुत्र को कहा था कि इन पंखों के सहारे बहुत ऊंचे मत उड़िएगा, क्योंकि वो मोम के बने हुए पंख थे। लेकिन पुत्र ने अपने पिता की बात को नहीं माना और जब वो ऊंचे उड़ा तो धूप की गर्मी की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से वो मोम के बने हुए पंख पिघल गए और इकारोस समुद्र में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार का एक आख्यान इस क्षेत्र के बारे में मिलता है, जिससे कि इनके द्वारा, डेडालुस के द्वारा निर्मित भूल भुलैया, उनके द्वारा निर्मित पंख और उन पंखों से उड़ा भी जा सकता है, इस प्रकार की इंजीनियरिंग की अवधारणा इस आख्यान में प्राप्त होती है। अब यहाँ के शासन प्रबंध के बारे में देख लीजिए कि यहाँ का जो राजनीतिक संगठन था वो कैसा था। हायरार्की में यहाँ राजा प्रधान होता था। राजा के बाद मुख्य जो पुरोहित होता था, वो पुरोहित के बाद प्रधान सेनापति, और प्रधान सेनापति के बाद प्रधान न्यायाधीश। यह हायरार्की का क्रम था। राजा को यहां मिनोआ के नाम से जानते थे। राजा की जो उपाधि होती थी उसे मिनोआ, जैसे मिस्र में फराओ, रोम में सीजर, इस प्रकार यहाँ पर राजा की उपाधि मिनोआ थी। और यहाँ के शासकों में से जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो मिनोस। क्रीट का शासक मिनोस, जिसके लिए इतिहासकार थ्यूसिडिडीज ने लिखा है कि यह समुद्राधीश था, जिसका विशाल समुद्र के ऊपर राज था। इसे थेलेसोक्रीट भी कहा गया। थेलेसोक्रीट मतलब जिसका कि विशाल समुद्रों पर राज था। क्रीट के आसपास के 90 द्वीपों पर इसका राज था। होमर ने इसका वर्णन किया है कि इसने अपने पुत्रों को इन द्वीपों का गवर्नर बना दिया, तो इस प्रकार से इसके उपनिवेश उस समय स्थापित थे। तो होमर के द्वारा ऐसे 90 द्वीपों पर इसके अधिकार की पुष्टि की गई है। बड़ा जलवेड़ा था इसके पास, समुद्रों के ऊपर इसका आधिपत्य था। तो मिनोस अपने समय का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसकी समुद्री शक्ति अपने आप में सबसे अच्छी थी। इसने साइक्लेडस सहित आसपास के द्वीपों पर अपना अधिकार कर रखा था। इन राजाओं की आय का साधन क्या था? ये कर ग्रहण करते थे, और कर किस रूप में करते थे? खाद्यान्न के रूप में, जो अनाज होता था, या पेय पदार्थ के रूप में और खाद्यान्न के रूप में ये राजा लोग अपने शासित प्रजा से कर ग्रहण करते थे। राजा की सहायता के लिए विशाल सेना होती थी, भंडार गृह होते थे, लिपिक और अन्य शासकीय कर्मचारी होते थे। सेना में सैनिकों को रखा जाता था, उनका विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, और ये लोग पतली बर्छियों से, तीर से, और जो सैनिक होते थे इनके जो लड़ने के साधन थे, जो लड़ने के औजार हथियार थे, ये पतली बर्छियों का प्रयोग करते थे, तीर और धनुष का प्रयोग करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए ढाल का प्रयोग करते थे, जो इंग्लिश के अक्षर येट के आकार की होती थी, और अपने कानों और चेहरे को ढकने के लिए ये चमड़े के बने हुए ऐसे हेलमेट्स, शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, और घुड़सवार सेना का प्रयोग करते थे। तो जो इनकी सेना थी वो रथ चालित और अश्व चालित दोनों होती थी। यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था इसको देखिए। जो यहाँ के अभिजात्य वर्ग के लोग थे और सामान्य लोग भी बहुत स्वतंत्रता प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी और स्वच्छंदता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। एजियन क्षेत्र के लोग बहुत ही स्वच्छंद प्रिय और स्वतंत्रता प्रिय थे। अभिजात्य वर्ग के लोग शरीर के ऊपरी भाग को चादर से ढक के रखते थे। ये एक अंडरवियर और उसके ऊपर एक चादर जैसी, लुंगी जैसी कह सकते हैं आप, उसको पहनते थे। कि वेशभूषा सादी होती थी, लेकिन जो कपड़े होते थे वो भड़कीले रंगों का प्रयोग होता था।
और ऊंचे ऊंचे जूते, गम बूट जैसे जूतों का प्रयोग करते थे। इनकी जो शारीरिक सौष्ठव होता था उसका बड़ा महत्व था। पतली कमर, स्वस्थ शरीर इनकी सुंदरता का प्रमाण माना जाता था। तो प्रायः जो पुरुष होते थे वो अपने शरीर को सौष्ठव से इस प्रकार के बना करके रखते थे जिससे कि आकर्षक लगे। अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का पुरुष प्रयोग करते थे और स्त्रियों के समान लंबे बालों का प्रयोग भी अभिजात वर्ग के लोग करते थे। यहाँ के जो राजाओं के राजप्रासाद थे उनमें बड़ा प्रसन्नतापूर्ण वातावरण होता था। किसी प्रकार का बड़ा अनुशासन और एक ऐसी निस्तब्धता नहीं रहती थी। बड़ी चहल पहल और लोगों के बीच हंसी मजाक, इस प्रकार के जीवन को जीने वाले ये लोग थे। मैंने बताया कि ये उन्मुक्त जीवन में विश्वास करते थे, स्वच्छंद और स्वतंत्र थे। तो राजप्रासाद के अंदर और राज दरबार में भी एक जीवंत वातावरण यहाँ रहता था। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि महिलाओं का जीवन कैसे था? तो महिलाओं का जीवन भी बड़ा स्वच्छंद था। वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। महिलाओं को भी रथ हाँकते हुए यहाँ के चित्रों में दिखाया गया है। तो इसका मतलब महिलाएं भी रथों का संचालन करती थी, आखेट करती थी, युद्धादि के कार्यों में भाग लेती थी। वो भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ उनकी दैनिकचर्या में भाग लेते थे। लोग यहाँ मनोरंजन जो करते थे तो पुरुष प्रायः ऐसे शारीरिक कर्तव्य में भाग लेते थे जिसमें कि बल और पराक्रम का प्रदर्शन हो। मुष्टिका युद्ध, पशुओं के साथ युद्ध, तलवारबाजी या तीर धनुष से होने वाले आखेट, इस प्रकार के कार्य पुरुषों के द्वारा होते थे। तो महिलाओं को भी इस प्रकार के कार्यों को करना होता था। महिलाओं की जो वेशभूषा थी वो सर के ऊपर हैट पहनती थी, कालादार ब्लाउज का प्रयोग करती थी और उनके जो कमर के नीचे का भाग होता था उसमें वो स्कर्ट धारण करती थी। जो उनके ब्लाउज होते थे उन ब्लाउज में उनकी बाह और स्तन तो नग्न होते थे लेकिन पेट सहित पेट का हिस्सा ढका हुआ होता था। और महिलाएं जो होती थी वो सम्मानीय थी क्योंकि यहाँ पर मातृ शक्ति और मातृ देश की उपासना होती थी। प्लूटार्क ने लिखा है कि चूंकि यहाँ मातृ शक्ति की उपासना होती थी इसलिए संभवतः महिलाओं का बहुत ही सम्मान होता था और इसीलिए महिलाओं को दूसरी अन्य संस्कृतियों की तुलना में ज़्यादा स्वच्छंदता और ज़्यादा उन्हें खुलापन प्राप्त था। वो स्वतंत्र थी। यहाँ की संस्कृति के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि यहाँ का धर्म क्या था। यहाँ के लोग बहुदेववादी थे, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते थे। मुख्य रूप से मातृशक्ति की आराधना करते थे और उसके पुत्र की आराधना करते थे। जो मातृ देवी थी उसे यूनानी हिस्बिल कहते हैं, उसकी आराधना ये लोग करते थे। शुरू में जो देव आराधना होती थी वो खुले स्थान पर होती थी या एक कच्छे छोटे छोटे कच्छ बनाए जाते थे या पहाड़ के ऊपर ऐसे देवस्थान बनाए गए। जैसे ईडा की पहाड़ी है, ईडा की पहाड़ी पर इन्होंने अपने देव स्थानों को स्थापित किया। जो इनकी आराधना की पद्धति थी वो मूर्ति पूजा के माध्यम से थी। वो खुले स्थान पर होती थी या वृक्षों के नीचे होती थी या ईडा की पहाड़ी पर इन्होंने अपने मूर्तियों को स्थापित करके उन देवताओं की आराधना की। जो मातृ देवी की आराधना करते थे उसको विभिन्न रूपों में, कहीं वो बालकों की सुरक्षा करते हुए, कहीं वो सिंह के साथ बैठी हुई दुर्गा की देवी की तरह, इस तरह से मातृ देवी की मूर्ति उन्होंने बनाई। कहीं वो नाग देवी है और कहीं घने पुष्पों के बीच जो फल फूल से आच्छादित हैं उसके नीचे बैठी हुई वन देवी के रूप में इन्होंने मातृ देवी की आराधना की। तो विभिन्न रूपों में मातृ देवी की आराधना इन्होंने की। जो पुरुष देवता था उसका नाम था बेल्केनोस और जियस। तो ऐसे दोस्त पुरुष देवता बेल्केनोस और जियस, जिसको कि दो परस वाले देव के रूप में इन्होंने पूजा। मैंने आपको बताया था कि मेनोस के पत्नी पेसिफे के गर्भ से मेंटोर को उत्पन्न करने वाले दो पुरुष वाले देवता यही जियस थे। तो जियस की उपासना करते थे और बेल्केनोस की आराधना करते थे। जियस का प्रतीक था डबल एक्स, दो तरफ वाला परसो मतलब फरसा। इसके अतिरिक्त जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो हम स्नान करके जाते हैं भारत में, ये लोग जल से और तेल से अपने आप का शुद्धिकरण करते थे। जल से भी करते थे, तेल से भी करते थे और विभिन्न प्रकार के ऐसे धर्म के प्रतीक इन्होंने बना रखे थे। और धर्म के प्रतीकों में क्या क्या थे उसको भी देख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, स्तंभ,
तीन का चिन्ह इनका बड़ा विशिष्ट चिन्ह था। ऋषभ का सिंह, ये सब इनके प्रतीक थे। और देवताओं की आराधना में जब जैसे हम लोग भारत में क्या करते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री लेकर जाते हैं, तो इसी प्रकार ये लोग भी अपनी देव आराधना विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, पेय पदार्थ और फल फूल से अपनी देवता की आराधना करते थे। मंदिरों में पुजारनियाँ भी होती थी और वो पूजा के कार्य को संपादित करती थी। शाम को मंदिरों में होने वाली जो ऐसी संगीत के कार्यक्रम होते थे उसको संचालित करने का काम महिला पुजारनी करती थी। तो ये यहाँ की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति और साथ साथ विभिन्न प्रकार की कलाओं में क्या प्रगति थी उसको आपने देखा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देके चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो यूनानी क्लासिकल काल में क्या सभ्यता का विकास हुआ और उसके विभिन्न पहलू क्या थे उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक्स।